सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन सक्सेना और मैं आपके लिए एग्जाम लेकर आ गया हूँ। तो जिसमें कि हम क्लास 9 चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, चैप्टर 4 क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9 का साइंस का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, अब चैप्टर का नाम ही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मतलब हम इसमें आपको एटम के अंदर क्या क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, यही चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जब बहुत पहले एटम की खोज हुई थी तो सब साइंटिस्ट बोलते थे कि सबसे छोटा जो है सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट जो है वो एटम है। फिर उसके बाद और उस पर धीरे धीरे रिसर्च होती रही, कई तरह के एटम के मॉडल आए, उनके बेसिस पर पता लगा कि एटम के अंदर ये पार्टिकल्स होते हैं। सबने अपनी अलग अलग राय दी, किसी ने बोला निगेटिव होते हैं, किसी ने बोला पॉजिटिव होते हैं, बहुत सारे मॉडल आए। तो उनमें से कुछ मॉडल आपके कोर्स में भी हैं, तो उन्हीं मॉडल्स को हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो इसमें पहला जो मॉडल आया था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। तो सबसे पहले उन्होंने एक मॉडल दिया कि भाई एटम का जो मॉडल है वो इस टाइप का है। तो उसमें उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा कि एटम जो है एक सॉलिड स्फीयर के टाइप का है, जैसे कद्दू ले लीजिए या सॉलिड कोई भी स्फीयर ले लीजिए, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, वो धसे हुए हैं उसके अंदर पे। मतलब कि इनकी जो पोस्टुलेट थे वो क्या था कि कोई पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और उसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स या दूसरे जो पार्टिकल्स हैं वो घुसे हुए हैं। ठीक है, तो ये इसका जो एटम थॉमसन का मॉडल था वो ये था। लेकिन ये देखिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कोई एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और आप कह रहे हो कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो धसे हुए हैं, तो सीधी सी बात है कि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में साथ साथ नहीं रह सकते हैं। तो अगर साथ साथ रहेंगे तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो फिर ये मॉडल फेल हुआ। हालांकि पहला मॉडल था, बहुत अर्ली स्टेजेस थी, तो इस मॉडल को आज भी हम इस बुक में पढ़ रहे हैं। लेकिन ये कोई भी जायज बात नहीं थी कि आप एक पॉजिटिवली चार्ज पेयर में निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को रख सकें। तो ये मॉडल तो हो गया फिर ठीक। फिर एक साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा, उन्होंने एक प्रैक्टिकल करा। उन्होंने एक सोने की शीट ली, बहुत पतली गोल्ड की शीट बनाई, उसको गोल्ड को पीट के बहुत ही बारीक पतली सी एक शीट बनाई। फिर उन्होंने उस पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करा। अब अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो हैवी पार्टिकल होते हैं। मतलब एक अल्फा पार्टिकल जो होता है वो लगभग 2 हीलियम का जो एटम होते हैं उनके मास के बराबर होता है। तो उन्होंने क्या करा कि ऐसे एक गोल्ड की शीट ली और उस पर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं उनका बम्बार्डमेंट कराया। तो उन्होंने क्या देखा कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल गए, शीट के आर पार हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स उनसे टकराए और अपने पास से डाइवर्ट हो गए, और कुछ मतलब 100 में से 1 या 2 पार्टिकल जो है उन पर टकराए जाके और वापस रिटर्न हो गए। मतलब मैक्सिमम पार्टिकल्स तो आर पार निकल गए और कुछ पार्टिकल अपने पास से डाइवर्ट हुए, और बहुत ही 100 में से 1 कह लीजिए आप, 1000 में से 1 पार्टिकल टकरा के वापस अपने रास्ते में आ गया। तो इससे उन्होंने कंक्लूजन दिया कि जो एटम होता है उसका मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली होता है। तो उस खाली स्पेस में से जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स है वो सीधे सीधे निकल गए, और उस एटम के बीच में पॉजिटिवली चार्ज जगह होती है जिसको उन्होंने बोला न्यूक्लियस। और उन्होंने कहा कि बहुत छोटा सा, मतलब एटम अगर बहुत बड़ा है तो उसके अंदर एक बहुत छोटा सा न्यूक्लियस होता है जो एटम के मुकाबले बहुत छोटा होता है, और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। सारा का सारा एटम का पॉजिटिव मास वहीं पर होता है। तो अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स उसके पास से होके गए, तो क्योंकि अल्फा भी प्लस है और वो भी प्लस है तो वो अपने पास से हट गए, और कुछ जो है अल्फा पार्टिकल्स जाके उस पर टकराए, सीधे टकराए और सीधे वापस आ गए।
तो उन्होंने इस बेस पर रदरफोर्ड ने कुछ पोस्टुलेट दिए, उन्होंने पोस्टुलेट दिए। तो पोस्टुलेट क्या थे? देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला, जो मैंने आपको बताया कि एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज जगह होती है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और उस न्यूक्लियस के अंदर नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस। एटम का लगभग सारा का सारा मास जो है वो उस न्यूक्लियस के ही अंदर होता है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियर इन सर्कुलर पाथ। दूसरा पोस्टुलेट उन्होंने दिया कि जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। ठीक है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द एटम। जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो एटम के मुकाबले में बहुत छोटा होता है। ठीक। अब ये मॉडल कैसे फेल हुआ? रदरफोर्ड का मॉडल भी फेल हो गया था। अब फेल क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। मतलब अगर कोई भी चीज चल रही है, घूम रही है, तो वो एनर्जी लूज करेगी। भाई चलने में तो एनर्जी लूज होती है। अब एनर्जी लूज करेगी तो धीरे धीरे क्या होगा? मान लीजिए ऐसे घूम रहा है, इसने एनर्जी लूज करी, इसका पाथ छोटा हो गया, और धीरे धीरे इसका पाथ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो छोटे होते जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होगी तो वो छोटा होता जाएगा उसका ऑर्बिट, और एट लास्ट जाके वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस में गिर जाएगा। अच्छा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो फिर क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाएंगे, तो एटम खत्म हो जाएगा। जो केस किसमें हुआ था? जो हमारा थॉमसन वाले में हुआ था। थॉमसन ने भी बोला था कि प्लस और माइनस एक संग में है, तो वो फेल हो गया। अब रदरफोर्ड ने भी कुछ हद तक सही बातें कही, लेकिन उसने जो ये बोला कि वो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, तो हमको पता है जब वो घूम रहे हैं तो एनर्जी लूज करेंगे, और एनर्जी लूज करने की वजह से उनका ऑर्बिट धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, और एंड में आके वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, एटम खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से जो है हमारा रदरफोर्ड का मॉडल भी फेल हो गया। अब तीसरा आया बोर का मॉडल। ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल था। तो बोर ने क्या कहा? बोर के पोस्टुलेट क्या है? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज discrete orbit of electron are allowed inside the atom. While revolving or discrete orbit, the electrons do not radiate energy. ये इसने बहुत सही बात की। इसने क्या कहा कि ठीक है भाई, देखिए मैं बना के लिखता हूं। इसने बोला, इसने बोला कि एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके चारों तरफ डिस्टिंक्ट ऑर्बिट्स में घूमते हैं। ऐसे घूमते हैं, और इन ऑर्बिट्स को इसने नाम दिया के, एल, एम, एन, इस टाइप से इसने नाम दिया। और इसने ये बोला कि इन ऑर्बिट्स पे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करा जाएगा, भाई कौन सा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा। तो उसने बोला ये एनर्जी लेवल्स हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए। मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी एनर्जी कम है तो वो इसमें आ गए, फिर कुछ इलेक्ट्रॉन है इनसे ज्यादा वाले वो इसमें चले गए, फिर उनसे ज्यादा वाले इसमें चले गए। मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हुए एनर्जी लेवल में, एनर्जी के बढ़ते हुए लेवल के हिसाब से इन ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सॉरी ये गलत बन गया है, ये तो हमारा न्यूक्लियस है ना, तो यहां से स्टार्ट होगा के, एल, एम और एन। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ती हुई एनर्जी के हिसाब से इन ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सबसे कम वो इसमें जाएंगे, उससे ज्यादा वाले इसमें जाएंगे, उससे ज्यादा वाले इसमें जाएंगे, और सबसे ज्यादा वाले इसमें चले जाएंगे। तो इस और दूसरा पोस्टुलेट उसने क्या दिया कि इन ऑर्बिट्स में ठीक है इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे, एनर्जी को रेडिएट बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो उनका ऑर्बिट हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वो उसके चारों तरफ घूमते रहेंगे। ठीक हो गया। तो बोर का मॉडल बहुत इजी था। उसने क्या कहा कि बीच में सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज जगह है जिसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे, और उसकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एनर्जी के बढ़ते हुए लेवल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब देखिए, अब दूसरी बात क्या आई फिर, एक चीज, एक साइंटिस्ट थे चैडविक,
अभी तक हमको पता था कि पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज। तो एक चार्ज साइंटिस्ट थे चैडविक, उन्होंने बोला कि ठीक है इसके अंदर पॉजिटिव है और बाहर से निगेटिव घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक तीसरा भी पार्टिकल दिया जिसको उन्होंने बोला न्यूट्रॉन। यानी कि इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन भी मौजूद है, जो कि कोई भी चार्ज नहीं होता इनका, जो केवल वहां पड़ रहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, और न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल भी होता है, न पॉजिटिवली चार्ज न निगेटिवली चार्ज, उनको बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। इसकी खोज करी थी किसने? चैडविक ने। अब नेक्स्ट आ गया कि भाई मान लीजिए हमने कह दिया कि एनर्जी के बढ़ते हुए लेवल के हिसाब से इसमें होंगे, लेकिन हमको अब ये पता लगाना है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अब हमको ये पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे? देखिए, उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है 2n², जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ शेल है। n क्या है? नंबर ऑफ शेल। तो अगर मैं इसको ले लूं पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, 4 शेल है हमारे पास, ज्यादा भी हो सकता है, हमने 4 ले रखे हैं। तो अगर मुझे बताना है कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n की जगह पे 1 रख देता हूं, तो 2 × 1² 2, यानी कि पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। दूसरे वाले में देखिए 2 × 2² 2 × 4, यानी कि कितने हो जाएंगे? 8। फिर आ जाते हैं तीसरे में 2 × 3² 2 × 9, यानी कितने हो जाएंगे? 18। चौथे में 2 × 4² 2 × 16, यानी कितने यानी 32। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहले में 2 जाएंगे, दूसरे में 8 जाएंगे, तीसरे में 18 जाएंगे और चौथे में 32 जाएंगे। इस हिसाब से हमारे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब देखिए, अब एक बार पहले मैं आपको बता देता हूं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो पहले हम लेते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का नंबर इक्वल होता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो आप अगर एटॉमिक नंबर लेंगे तो क्या लेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी कि किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन या हम क्या जितने प्रोटॉन, दोनों का नंबर बराबर होता है, तो मैं या तो इलेक्ट्रॉन ले लूं या मैं प्रोटॉन ले लूं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे वो उस एटम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा। और एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी कि उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उनके नंबर को ऐड कर दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा? एटॉमिक मास मिल जाएगा। ठीक हो गया? अब देखिए भाई, ये भी हो गया। अब हमें बताना था कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अब मान लीजिए एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लीजिए किसी का कोई भी एटम है, कोई भी सब्सटेंस है जिसका कि एटॉमिक नंबर है 34। अब देखिए 34 है, तो हमें बताना है कि 34 एटॉमिक नंबर में यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 34 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उन 34 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऑर्बिट्स में किस प्रकार से होगा, किस टाइप से होगा? तो फर्स्ट में कितना होगा देखिए 2 × 1² यानी कितना आ जाएगा 2। दूसरे में कितना होगा 2 × 2² यानी आ जाएगा 8। तीसरे में कितना होगा 2 × 3² यानी कि 18। फिर चौथे में कितना होगा 2 × 4² यानी कि 32। यही होना चाहिए, लेकिन ये रॉन्ग हो गया। कैसे रॉन्ग हो गया? देखिए पहले में गए 2, दूसरे में गए 8, तीसरे में गए 18। 2 8 18 यानी कितना हो गया 28 हो गए ये मिला के। ये 3 ऑर्बिट में ही 28 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। हमारे पास कुल कितने हैं 34। हमारे पास है 34, यानी कितने बचे अब? हमारे पास बच गया 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन चौथे में हमने रूल पढ़ा है कि चौथे में कितने बचे 32, लेकिन बचे कितने हैं 6। तो अब आप ये समझ लीजिए ये 32 नहीं होगा, चौथे वाले में जो जाएंगे वो
6 ही जाएंगे, जितने बच गए उतने ही जाएंगे। अब मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूं, देखिए हम ले लेते हैं 38, एटॉमिक नंबर 38। देखिए फिर कैसे होगा, पहले में 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 चले गए, दूसरे में 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8 चले गए, तीसरे में 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18 चले गए। इन तीन को मिला के कितने हो गए, 28 हो गए। अब कितने बच गए, 38 हैं, तो बच कितने गए, 10। अब 10 बच गए तो अब क्या होगा, अब देखिए हम रिवर्स जाएंगे। अगर 32 नहीं जा सकते हैं तो 18, लेकिन हमारे पास कितने हैं 10, तो 18 नहीं जा सकते हैं, फिर उसके बाद कितना 8, यानी कि इससे नीचे वाले में कितने जाएंगे, 8 चले जाएंगे। ठीक, अब कितने बच गए, 28 और 36, बच कितने गए 2, तो फिफ्थ वाले में कितने चले जाएंगे 2। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको रिवाइंड करके बार बार समझने की कोशिश करिएगा, इसको बार बार देखिएगा। इस स्टेप को जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं इनको बार बार देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए फिर समझ लीजिए 38, तो 38 का कैसे करेंगे, पहले में गए 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, हो गए कितने 28। ठीक, अब बच गए कितने 10, तो 10 जाने चाहिए, लेकिन नहीं, देखो अगर चौथे में कितने जाते हैं, वैसे 32 जाते हैं, लेकिन 32 हमारे पास नहीं है, हमारे पास 10 है। अगर 18 होते 18 होते तो इसमें भी 18 चले जाते, लेकिन हमारे पास कितने हैं 10 है, हमारे पास कितने हैं 10 है, तो 10 है तो क्या होगा, फिर मैं जाऊंगा इसमें, अब इसमें कितने हैं 8, तो यहां पर आ गए 8। अब कितने बच गए 2, तो लास्ट वाले में हो गए 2। ठीक है, तो इस तरह से इसका आप प्रैक्टिस करिएगा। ये जो आपके देखिए यहां पर दिए हुए हैं एटॉमिक नंबर, ये 1 to 18 आपके कोर्स में है, तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन ये जो बना रखा है इनका डिस्ट्रीब्यूशन करने की आप कोशिश करिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने की कोशिश करिएगा, और अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम सबका आपको दोबारा बना के दिखा देंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है वैलेंसी। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें वैलेंसी। देखिए वैलेंसी वो चीज होती है जिसकी वजह से कोई भी एटम एक दूसरे से आपस में रिएक्शन करते हैं। जितने भी रिएक्शंस होते हैं आप समझ लीजिए वो सब वैलेंसी की वजह से ही होते हैं। वैलेंसी को ध्यान से समझ लीजिएगा कि होता क्या है। अब देखिए ध्यान से, मैं एग्जांपल लेता हूं 34 का। 34 का एग्जांपल लिया तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2 8 18 6। एटॉमिक नंबर कितना है 34। तो एटॉमिक नंबर 34 का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया तो आ रहा है 2 8 18 6, यानी कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 6। अब ध्यान से समझिएगा होता क्या है, कोई भी जब दो एटम आपस में रिएक्शन करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं कि वो अपने आउटर मोस्ट जो उनका शेल है, जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 8 हो जाए। ध्यान से समझिएगा, कोई भी एटम दूसरे एटम से रिएक्शन करता है, कोई भी कंपाउंड बनाते हैं तो इसलिए बनाते हैं कि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं और वो चुपचाप होकर बैठ जाएं। अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, अब देखिए ध्यान से, इसके आउटर मोस्ट में कितना है 6 है, ठीक, इसके आउटर मोस्ट में 6 है, तो इसको 8 पूरे इलेक्ट्रॉन करने के लिए, यानी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब यानी कि इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये क्या करेगा, किसी ऐसे एटम को ढूंढेगा जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हो ताकि उससे 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। यानी कि इसकी टेंडेंसी है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा। अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है नेगेटिव, तो ये 2 नेगेटिव लेने वाली टेंडेंसी इसकी है, तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो -2 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी कैसे हो जाएगी -2। अभी मैं ले लेता हूं, चलो एक और ले लेते हैं 30। यहां देखिए एटॉमिक नंबर ले लिया हमने 30, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, कितना आ जाएगा 2 8 18 2, देखिए 10 28 30 30।
ठीक, अब क्या होगा, देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या है वो 2 8 18 32 ऐसे चलते हैं ना। अब देखिए यहां से, यानी कि इनमें से कोई भी एक अटेन करना है इसमें आउटर मोस्ट में। अब देखिए यहां पर क्या होगा, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, यानी कि इसको क्या करेगा ये, या तो 8 या तो 18, आउटर मोस्ट में या तो 8 चाहिए या 18 चाहिए। अब अगर इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, यानी यहां पर या तो क्या करे, या तो 6 इलेक्ट्रॉन ले ले तो यहां पर 8 हो जाएंगे, ध्यान से समझिएगा, या तो एक किसी से 6 इलेक्ट्रॉन ले ले तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। या ये क्या करे, इस शेल को हटा दे, ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन 18 आ गया। भाई यहां पर 2 थे तो या तो ये किसी से 6 ले, या तो ये किसी से 6 मांगे, या ये क्या करे कि अपने 2 निकाल दे। अब ये पूरा हो गया, जो हमारे रूल के हिसाब से था कि 2 8 18 32 चल रहा था। तो यानी कि इसको क्या करना है, या तो 6 लेने हैं या 2 निकालने हैं। कौन सा इजी होगा, 2 निकालना इजी होगा 6 के लेने के मुकाबले। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देगा, ये किसी ऐसे दूसरे को ढूंढेगा, जैसे यहां पर देखिए इसको 2 चाहिए थे और इसको 2 देने हैं, तो ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर रिएक्शन करते हैं। इसको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, यानी इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, अब ये 2 नेगेटिव बाहर फेंक रहा है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2। तो यानी कि अब ये दोनों, ये और ये वाला और ये वाला, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये आपस में कंबाइंड होकर रिएक्शन करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो ये होती है वैलेंसी। आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 18 2 8 18 होने चाहिए। उसको पूरा करने के लिए एटम या तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा या इलेक्ट्रॉन मांगेगा किसी और से, तो ये उसकी वैलेंसी होती है, जो प्लस होती है या माइनस होती है। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं कि किसी एक कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मैटर है, वो बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो कई के एलिमेंट में ऐसा होता है कि उनके 2 एटम की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है, एक ही एलिमेंट के 2 एटम की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। मतलब जो आइसोटोप्स होते हैं, जो एलिमेंट, आइसोटोप्स उनको बोलते हैं जब किसी एक सिंगल एलिमेंट के 2 एटम का एटॉमिक नंबर तो सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। यानी कि किसी भी एलिमेंट के अगर ऐसे 2 एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो उनका दोनों का सेम हो, लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उस एलिमेंट के आइसोटोप्स बोलते हैं। सिंपल तरीके से याद कर लीजिए कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, किसी एक ही एलिमेंट के ऐसे 2 एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, तो ऐसे एटम्स को, उस एलिमेंट के क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक, जैसे हमारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। इसका मतलब हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आइसोबार। ये हो गया आइसोटोप्स, अंडरस्टूड होंगे। अब नेक्स्ट है आइसोबार। आइसोबार, तो आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार होते हैं किसी 2, जैसे हमारा आइसोटोप्स क्या था, एक ही एलिमेंट के 2 अलग अलग एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो। लेकिन आइसोबार क्या होते हैं, 2 डिफरेंट एलिमेंट के ऐसे एटम, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एटम इसका, एक एटम इसका, जिनका कि दोनों एटम का एटॉमिक मास सेम होगा, एटॉमिक मास सेम होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, तो आइसोबार क्या हुए, किसी डिफरेंट 2 एलिमेंट्स के एटम, एक इसका, जिनके दोनों का एटॉमिक मास सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएंगे, आइसोबार कहलाएंगे। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। बहुत गर्मी थी, बनाया है फिर भी बिना पंखे के बनाया है, क्योंकि पंखे में एक्चुअली क्या होता है ना, आवाज जो है खराब आने लग जाती है, तो पंखा बंद करना पड़ता है, बहुत पसीना आता है। तो इसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो
तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द जवाब देने की। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए, जरूर करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम इसमें आपके लिए प्रैक्टिकल से रिलेटेड बहुत से साइंस के एक्सपेरिमेंट भी डाल रहे हैं इस चैनल पर, तो आप लोग उसको भी प्लीज देखे जाके। और बाय।